आज हम देखने वाले हैं 1857 ईस्वी की क्रांति की विफलता के कारण, पार्ट टू। पार्ट वन हम पहले कर चुके हैं, आप हमारी वीडियो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो उसके अंदर भी, पार्ट वन के अंदर भी 5 पॉइंट्स थे और पार्ट टू के अंदर भी 5 पॉइंट्स हैं। अब ये विद्रोह विफल हो गया था, सफल नहीं हो पाया था। तो ऐसे कौन कौन से कारण थे, कौन कौन सी वजह थी जिनकी वजह से इसको नाकाम होना पड़ा, क्या वजह रही थी, इन्हीं वजहों को आज हम जानते हैं। आधा हम पहले जान चुके हैं, आधे पॉइंट्स हम आज जानेंगे। तो देख लेते हैं इसमें क्या था। पहला पॉइंट है कुशल नेतृत्व का अभाव। बहुत सारे जाने माने नेता, बहुत सारे राजा महाराजा इस आंदोलन में लगे हुए थे, भाग लिए थे, विद्रोह किए थे, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाया था। तो इसके रीजंस थे कई सारे। इसमें है मुगल सम्राट, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, सभी नेता बने हुए थे। ये आपस में सभी नेता बने हुए थे। इसमें किसी ने ये नहीं सोचा कि किसी एक व्यक्ति को, जो योग्य व्यक्ति हो, जो समझदार हो, जिसके अंदर आगे नेतृत्व करने की क्षमता हो, उस व्यक्ति को हमारे इन सभी नेताओं का एक प्रमुख बना दिया जाए। इस तरह से किसी ने भी नहीं सोचा। सब अपने आप में नेता बने हुए थे, जिसकी वजह से ये विफल हो गया। मतलब एक कारण था इसका। और क्या है, कोई भी एक दूसरे का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। इसमें क्या था, सभी अपने आप को बहुत ऊंचा लेवल का समझते थे, बहुत बड़ा समझते थे। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, कुंवर सिंह, मुगल मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, ये सभी अपने अपने क्षेत्र में टॉप पर तो थे। लेकिन जब आप साझा युद्ध लड़ रहे हो तो आपको किसी एक के नेतृत्व में आगे बढ़ना पड़ेगा, जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। तो आगे है, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय नेता में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे वीर थे, किंतु वह भी अपनी मानता सिद्ध नहीं कर पाए, क्योंकि वो अकेले क्या कर लेते थे, क्या करते वो। जब सभी लोग अपनी अपनी दिशाओं में काम कर रहे हैं, अपने तरीके से लड़ाई कर रहे हैं, अपने लोगों को लाके वहां पे विद्रोह कर रहे हैं, एक साझा हित किसी का भी नहीं था। सभी अलग ही सोच रहे थे। मुझे अपना राज मिल जाए, मुझे पेंशन मिल जाए, मुझे अपना पदवी मिल जाए। ये कोई नहीं सोच रहा था कि मुझे हिंदुस्तान मिल जाए, हम सभी को, भारतीयों को हिंदुस्तान वापस मिल जाए। ये कोई नहीं सोच रहा था, जिसकी चरम परिणति विफलता के रूप में हुई। आगे और देख लेते हैं। संचार साधनों पर अंग्रेजों का नियंत्रण। दूसरा पॉइंट है संचार साधनों पर अंग्रेजों का नियंत्रण। जो भी संचार सुविधाएं थी, उन सभी पे अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ था। मतलब जब सरकार ही उनके हाथ में थी तो सारी पावर उनके हाथ में थी। सभी तरह के जो संसाधन थे उनके हाथ में थे। इसमें क्या था, सूचना पहुंचाने के लिए विद्रोह के पास साधन न होना। अगर कहीं विद्रोह करना है, कहीं सपोर्ट करना है अपने लोगों को, तो वहां पर सूचना पहुंचाने के लिए कोई साधन नहीं था उनके पास। और साधन होते भी थे तो ऐसे बहुत सारे जो छुपे हुए लोग थे, जो कि सरकार को जाके बता देते थे कि अगला प्लान ये होने वाला है। तो सरकार क्या करती थी, अंग्रेज सैनिक क्या करते थे, उस विद्रोह को जाके वहां पे दबा देते थे। मतलब उस लेवल पे हो ही नहीं पाता था। ये भी बहुत सारे कारण थे। इसमें है डाक तार व्यवस्था ने अंग्रेजों को यथाशीघ्र मदद पहुंचाने में सहायता दी। जो डाक तार व्यवस्था की जो प्रणाली अपनाई थी अंग्रेजों ने, उनकी व्यवस्था की थी इंडिया में, तो उस चीज़ ने अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। अगर ये नहीं होता तो वो इतनी जल्दी किसी जगह सूचना नहीं पहुंचा सकते थे, और इसको विद्रोह को दबाने में उनको बहुत ज़्यादा समय लगता या बहुत ज़्यादा ताकत खर्च करनी पड़ती। तो इन चीज़ों ने, डाकतार व्यवस्था ने अंग्रेजों का बहुत ज़्यादा साथ दिया, क्योंकि सभी तरह के नियंत्रण अंग्रेजों के थे इन सभी चीज़ों पर। आगे है डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर के बारे में। तो डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने कहा था कि डाक तार व्यवस्था ने हजारों सैनिकों का काम किया था, हजारों व्यक्तियों को काम किया था एक साथ। अगर ये व्यवस्था नहीं होती तो हमको बहुत ज़्यादा ताकत खर्च करनी पड़ती संचार साधनों में, दूसरी जगह सूचना पहुंचाने में। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित हुआ था अंग्रेजों के लिए, डाक और तार व्यवस्था। अगला है प्रतिभावान ब्रिटिश सेनापति। प्रतिभावान ब्रिटिश सेनापति थे। इनमें क्या था, जॉन लॉरेंस, इनके बारे में और जानते हैं। जॉन लॉरेंस ने पंजाब में क्रांति का प्रसार ही नहीं होने दिया। जो मैंने
क्रांति के केंद्र बताए थे कहाँ कहाँ पे हुआ था, तो उसमें पंजाब का नाम नहीं आया था। इसका रीजन था जॉन लॉरेंस ने पंजाब के अंतर्गत जो क्रांति थी उसका संचार ही नहीं होने दिया, उसको दबा के रखा। आगे है विल्सन तथा निकलसन ने दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया। जो विल्सन तथा निकलसन थे जो अधिकारी, उन्होंने दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया। आगे है यूरोज, सिर्फ 2000 सैनिकों के साथ, सिर्फ 2000 सैनिकों के साथ झांसी व ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। अब जो झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, उनसे जो लड़ाई हुई थी वो ह्यूरोज के साथ हुई थी, कैप्टन ह्यूरोज के साथ। उन्होंने सिर्फ 2000 सैनिकों के बल पर पूरा झांसी और ग्वालियर को अपने कब्जे में ले लिया। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने कम सैनिकों के साथ कोई अधिकारी किस तरह से किसी बड़े साम्राज्य को हरा सकता है, किसी बड़ी रियासत को हरा सकता है। तो इसका बहुत बड़ा रीजन था, उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे जो कि भारतीयों के पास अभी तक नहीं आ पाए थे। ये बहुत बड़ा रीजन था। तोपें थी उनके पास, आधुनिक प्रणालियां थी, उनके पास आवागमन के जो साधन थे वो बहुत अच्छे थे। दूसरा, गोला बारूद उनके हाथ में था। तो ये सभी ऐसी चीज़ें थी जो अभी भारतीय परिवेश में घुसी नहीं थी, अभी उनसे उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अनजान थे। तो वो थोड़े से सैनिक भी ले जाकर और हथियार ले जाकर किसी पे भी अगर हमला बोलते थे तो वो उसको हरा देते थे। ये उनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। आगे है, हैवलॉक ने अपनी छोटी सी सेना से नाना साहब को हरा दिया। आगे है, अंग्रेजों की कूटनीतिक चाल, कूटनीति बहुत ज़्यादा खेलते थे अंग्रेज। उनका एक बहुत बड़ा मंत्र था, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। इसमें था सबसे बड़ी कूटनीति डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने आपस में हमारे ही जो धर्म थे, हमारे जो संप्रदाय थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सिख वगैरह, तो उन्हीं को आपस में लड़ाई रखा, उन्हीं को इधर उधर कर दिया ताकि हम एक ना हो सकें और आपस में लड़ते ही रहें। तो इसमें ये चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिली, हिंदू और मुस्लिम को आपस में इन्होंने लड़ाई रखा, सिख और मुसलमान को लड़ा दिया, गोरखों को अवध के विरुद्ध भड़का दिया था। जो गोरखे थे उनको अवध के विरुद्ध भड़का दिया था कि आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जा रहा है। अवध में जो मुस्लिम शासक है वो मुस्लिम्स का ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह से उनको भड़का के उनको उनके विरुद्ध खड़ा कर दिया था। आगे है, अंग्रेजों के लिए अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। अब तक अंग्रेजों के लिए 1857 आते आते अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति थी उनके अनुकूल होने वाली थी या हो चली थी। कैसे? चीन व क्रीमिया युद्ध में सफलता मिल गई थी उनको और सेना की भारत में वापसी हो रही थी। जब सेना की वहां से वापसी हो रही थी तो यहां पर उस सेना को विद्रोह को दबाने के लिए आगे कर दिया। आगे, अफगानिस्तान का शासक दोस्त मोहम्मद अंग्रेजों का मित्र बन गया था। अगर वो मित्र बन गया था, अब जो भी मदद अगर भारतीय मुस्लिम मांगते वहां से, क्योंकि भारत से लगा हुआ राष्ट्र है वो, तो वहां से मांगते, तो ये मदद उन्होंने रोक दी थी कूटनीतिक चाल की वजह से, कि वहां पर उसको दोस्त बना लिया और ये उससे आश्वासन ले लिया कि भारत में अगर कुछ भी होगा तो आप उनकी सपोर्ट नहीं करोगे। तो ये बहुत बड़ी चाल थी इनकी। आगे है, इन्हीं सब घटनाओं को देखते हुए अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत विद्रोह को दबाने में लगा दी। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी उनके लिए अनुकूल बन चुकी थी। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने पूरी ताकत से उस विद्रोह को दबा दिया। बहुत बड़ा विद्रोह था, अगर वो और चलता तो हो सकता है अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ता। तो ये था 1857 की क्रांति की विफलता के कारणों का सेकेंड पार्ट, जो कि कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।